हेलो स्टूडेंट्स, मानव के उत्सर्जन तंत्र में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वृक्क नलिका या नेफ्रॉन की संरचना। इससे पहले हमने उत्सर्जन तंत्र का अध्ययन किया था, जिसके प्रमुख भागों के बारे में हमने पढ़ा था। अब वृक्क नलिका या नेफ्रॉन की संरचना को पढ़ने से पहले इसके एक दो पॉइंट हमें याद रखने हैं। पहला, यह वृक्क या किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। यह संरचनात्मक इकाई है और क्रियात्मक इकाई है। एक वृक्क के अंदर इनकी संख्या लगभग 10 लाख होती है, यानी एक किडनी में इनकी संख्या 10 लाख होगी। तीसरा, मूत्र निर्माण का कार्य करती है। वृक्क की क्रियात्मक इकाई है, इसलिए मूत्र निर्माण का कार्य इसके अंदर किया जाता है। अब इसकी स्ट्रक्चर को एक बार हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि किस तरह की इसकी स्ट्रक्चर है। इसमें सबसे पहले हमने एक धमनी के बारे में पढ़ा था, जिसका नाम है वृक्क धमनी। अब वृक्क धमनी को ही हम रीनल धमनी भी बोल सकते हैं, क्योंकि वृक्क से रिलेटेड जो शब्द है वो कौन सा है? रीनल धमनी। तो रीनल धमनी या वृक्क धमनी वृक्क के अंदर मेडुलरी पिरामिड के अंदर प्रवेश करती है। मेडुलरी पिरामिड अभी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। तो मेडुलरी पिरामिड में प्रवेश करेगी और फिर कुछ शाखाओं में विभाजित हो जाती है। उन शाखाओं को हम अभिवाही धमनिका कहते हैं। यानी अभिवाही धमनिका क्या होती है? जो वृक्क धमनी है उसकी एक ब्रांच ही अभिवाही धमनिका कहलाती है। तो अभिवाही धमनिका उसके अंदर मेडुलरी पिरामिड में प्रवेश करती है और अंदर की तरफ जाकर एक जाल के समान स्ट्रक्चर बना लेती है। इस जाल के समान संरचना को ग्लोमेरुलस या केशिका गुच्छ कहते हैं। अभिवाही धमनिका अंदर आई, अंदर आकर एक केशिकाओं का जाल बना लेगी। उस जाल के समान संरचना को ग्लोमेरुलस या केशिका गुच्छ कहते हैं। ग्लोमेरुलस एक प्याले के समान संरचना में पाया जाएगा। उस प्याले के समान संरचना को बोमेन संपुट या बोमेन कैप्सूल कहते हैं। ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट, यानी ये ग्लोमेरुलस ये बोमेन संपुट दोनों के आपस में मिलने से मेलपीगी काय का निर्माण होता है। यानी मेलपीगी काय क्या है? ग्लोमेरुलस और उस पर उपस्थित प्याले के समान जो संरचना है, आवरण है, बोमेन संपुट, दोनों आपस में मिलकर मेलपीगी काय को बनाते हैं। अंदर जो आ रही है धमनिका उसे अभिवाही धमनिका बोलेंगे। इससे जो बाहर निकल रही है उसे अपवाही धमनिका बोला जाता है। इसे एफरेंट धमनिका, इसे इफरेंट धमनिका भी कहते हैं। एफरेंट आर्ट्रियोल भी इसे बोला जाता है। एफरेंट आर्ट्रियोल जो अंदर आ रही है, इफरेंट आर्ट्रियोल जो बाहर जा रही है। इसके बाद जो बोमेन संपुट है उसका निचला हिस्सा एक कुंडलित नलिका के समान होता है, जिसे समीपस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। यानी एक प्याला है, प्याले का निचला हिस्सा एक मुड़ी हुई नली के समान होगा, उसे समीपस्थ कुंडलित नलिका कहा जाता है। शॉर्ट में इसे पीसीटी कहते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, समीपस्थ कुंडलित नलिका। समीपस्थ नाम इसलिए दिया है क्योंकि ये इस संरचना के पास में, इसलिए इसको समीपस्थ नाम दिया है। मुड़ी हुई नलिका है, इसलिए इसे कुंडलित नलिका कहा गया है। समीपस्थ कुंडलित नलिका नीचे की ओर जाकर, ये कुंडलित नलिका नीचे की ओर जाती है और हेनले लूप का निर्माण करती है। हेनले लूप एक हेयर पिन के आकार की संरचना है, यानी इस तरह की स्ट्रक्चर है। समीपस्थ कुंडलित नलिका नीचे की ओर जाएगी और एक इस तरह पिन की तरह की संरचना बनाती है, हेयर पिन लाइक, उसे हेनले लूप कहते हैं। हेनले लूप की जो भुजा, ये समीपस्थ कुंडलित नलिका थी, ये नीचे की तरफ जाकर इसने इसको बनाया। तो हेनले लूप की जो भुजा समीपस्थ कुंडलित नलिका से जुड़ी हुई है और नीचे की तरफ जा रही है, ये भुजा है नीचे की तरफ जा रही है, इसे अवरोही भुजा कहा जाता है। और जो भुजा ऊपर की तरफ जाती है उसे आरोही भुजा कहा जाता है। यानी हेनले लूप नीचे की तरफ जो भुजा आएगी हेनले लूप की, उसे अवरोही भुजा कहेंगे,
ऊपर की तरफ जो भुजा जाएगी उसे आरोही भुजा के नाम से जाना जाता है और इन दोनों से मिलकर हेनले लूप का निर्माण होता है। यह हेनले लूप आगे जाकर दूरस्थ कुंडलित नलिका से जुड़ जाता है। ये भी मुड़ी हुई नलिका के समान संरचना है, बॉमेन संपुट से या मेलपीगी काय से दूर स्थित है, इसलिए इसे दूरस्थ कुंडलित नलिका नाम दिया गया है। इसे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहा जाता है इंग्लिश में, और शॉर्ट में इसे डीसीटी कहते हैं। दूरस्थ कुंडलित नलिका को शॉर्ट में डीसीटी कहा जाता है। यह डीसीटी संग्रह नलिका से जुड़ी होती है, जहां पर मूत्र का संग्रह किया जाता है। तो ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है कि नेफ्रॉन या वृक्क नलिका की स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है। और एक एक पार्ट का इसके अंदर अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से इनमें विभिन्न भागों की संरचना होगी और कौन सा भाग कौन से कार्य को संपन्न करता है। तो सबसे पहले वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। वृक्क का निर्माण ये कर रही है, वृक्क के अंदर मूत्र निर्माण का कार्य ये कर रही है, इसलिए इसे वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। प्रत्येक वृक्क में इनकी संख्या 10 लाख होती है, यानी दोनों किडनी के अंदर लगभग 20 लाख ये पाई जाएगी। मूत्र निर्माण का कार्य करती है, क्रियात्मक इकाई है, तो यूरिन फॉर्मेशन का काम इनके द्वारा किया जाता है। नेफ्रॉन की संरचना के 6 प्रमुख भाग हैं। इसके पहले भाग को मेलपीगी काय कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये मेलपीगी काय है। ये भाग जो हमें दिखाई दे रहा है नीचे हल्का सा एक नेक लाइक जो स्ट्रक्चर मिलती है, इस भाग को ग्रीवा कहा जाता है। ये जो पार्ट है इसे ग्रीवा कहा जाएगा, ये सेकंड पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट समीपस्थ कुंडलित नलिका। ये जो नलिका दिखाई दे रही है समीपस्थ कुंडलित नलिका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या पीसीटी कहलाती है। फोर्थ पार्ट हेनले का लूप। ये जो लूप पाया जा रहा है इस लूप को हेनले का लूप कहेंगे, जो अवरोही भुजा और आरोही भुजा से मिलकर बना है। दूरस्थ कुंडलित नलिका, इस स्ट्रक्चर को जो दूर स्थित है कुंडलित नलिका, इसे दूरस्थ कुंडलित नलिका, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या डीसीटी कहते हैं। और लास्ट पार्ट इसका संग्रह नलिका होगा। तो इन सब भागों से मिलकर वृक्क नलिका या नेफ्रॉन का निर्माण होता है। अब सबसे फर्स्ट पार्ट मेलपीगी काय। मेलपीगी बॉडी या मेलपीगियन बॉडी इसे बोला जाता है। नेफ्रॉन का अग्र भाग है, ये नेफ्रॉन है पूरा, इसका अग्र हिस्सा मेलपीगी काय कहलाता है। 2 संरचनाओं से बना हुआ है, ग्लोमेरुलस और बॉमेन संपुट। एक ग्लोमेरुलस, दूसरी स्ट्रक्चर है बॉमेन संपुट। इन दोनों संरचनाओं से मेलपीगी काय का निर्माण होगा। अब पहले हम बॉमेन संपुट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद ग्लोमेरुलस के बारे में। बॉमेन संपुट प्याले नुमा संरचना है जिसमें ग्लोमेरुलस स्थित होता है। अब ये हमें दिखाई दे रहा है एक प्याले के जैसी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ग्लोमेरुलस स्थित होगा। ग्लोमेरुलस क्या है? अभिवाही धमनिका जो आई है वो अंदर जाकर जाल सा बना लेती है, केशिकाओं का गुच्छा बना लेगी, जिसे ग्लोमेरुलस या केशिका गुच्छ कहते हैं। तो इसमें ग्लोमेरुलस स्थित होगा। इसकी भित्ति महीन और द्विस्तरीय होती है। ये जो आवरण हमें दिखाई दे रहा है इस आवरण में 2 स्तर पाए जाते हैं। एक स्तर ये हो गया इसका, दूसरा स्तर सल्की उपकला से बने होते हैं। इन स्तरों पर सल्क पाए जाते हैं, इस तरह के सल्क इसमें पाए जाएंगे। इनके ऊपर जो आवरण होगा उपकला का वो सल्की उपकला होती है। आंतरिक स्तर में पॉडोसाइट कोशिकाएं पाई जाती है। अंदर वाला जो स्तर है इसके अंदर विशेष प्रकार की कोशिकाएं मिलती है। इन कोशिकाओं को पॉडोसाइट कोशिकाएं कहते हैं। यानी बॉमेन संपुट की भित्ति का जो आंतरिक स्तर है उसमें कोशिकाएं जो पाई जा रही है उनका नाम है पॉडोसाइट कोशिकाएं। पॉडोसाइट के प्रवर्ध और रुधिर केशिकाओं की भित्तियां। अब ये अंदर जो आया भाग, यहाँ पर इसने रुधिर केशिकाओं का जाल बनाया है। तो पॉडोसाइट के प्रवर्ध, इन पॉडोसाइट से कुछ प्रवर्ध निकले रहते हैं, रोम लाइक स्ट्रक्चर निकली रहेगी इस तरह की। इस तरह से पॉडोसाइट के प्रवर्ध निकले रहते हैं। और जो केशिका है या रुधिर केशिका है उनकी भित्तियां आपस में मिलकर ग्लोमेरुलस झिल्ली बनाती है।
ये दोनों संरचनाएं जब आपस में मिल जाती हैं, पॉडोसाइट के प्रवर्ध और केशिकाओं की भित्तियां, तो इन दोनों के मिलने से ग्लोमेरुलस झिल्ली का निर्माण होता है। यानी ग्लोमेरुलस झिल्ली को बनाने वाली संरचनाएं हैं पॉडोसाइट कोशिकाओं के प्रवर्ध और केशिकाएं या रुधिर केशिकाएं जो है उनकी भित्तियां आपस में मिलकर ग्लोमेरुलस झिल्ली का निर्माण करती है। और इस झिल्ली के अंदर छिद्र पाए जाते हैं। जो ग्लोमेरुलस झिल्ली है उसके अंदर अनेक छिद्र पाए जाते हैं, इसलिए यह रक्त के लिए पारगम्य होती है। यानी यहाँ पर छाना जाएगा ब्लड को, ब्लड के अंदर छानने की प्रोसेस इस ग्लोमेरुलस में होगी और इसकी झिल्ली में छिद्र पाए जा रहे हैं, उन छिद्रों के कारण यह पारगम्य होगा। पारगम्य होने के कारण इसमें से रक्त को छाना जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट है मेलपीगी काय का, जिसे बॉमेन संपुट के नाम से जाना जाता है। एक प्यालेनुमा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ग्लोमेरुलस पाया जा रहा है। भित्ति बारीक है, दो स्तरों से बनी हुई है। स्तर सल्की उपकला से बने हुए हैं, सल्क पाए जाते हैं इनकी उपकला पर। आंतरिक स्तर में पॉडोसाइट कोशिकाएं हैं। पॉडोसाइट कोशिकाओं के प्रवर्ध और इन केशिकाओं की भित्ति आपस में मिलकर ग्लोमेरुलस झिल्ली बनाएगी। ग्लोमेरुलस झिल्ली में छिद्र उपस्थित है, इसलिए यह पारगम्य होगा। इसमें से रक्त छनकर नीचे की तरफ आएगा ग्रीवा वाले भाग में, फिर समीपस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका, इनके अंदर वो पाया जाता है। तो ये स्ट्रक्चर है वृक्क नलिका या नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर इसे कहा जाता है। अब जो वृक्क नलिका है उसमें हमने बासा रेक्टा और स्ट्रक्चर बना रखी है। बासा रेक्टा क्या होती है? जो अभिवाही धमनिका अंदर आई है इसमें केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस बनाएगी और बाहर की तरफ अपवाही धमनिका के रूप में निकल जाती है। ये अपवाही धमनिका नीचे की तरफ हेनले लूप के चारों तरफ केशिकाओं का जाल बनाती है, जिससे कि हेनले के लूप में से पदार्थों का अवशोषण किया जा सके या उसमें कुछ पदार्थों को डाला जा सके। तो ये जो जाल बनेगा रुधिर नलिकाओं का, केशिकाओं का, इसे ही बासा रेक्टा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम ग्लोमेरुलस या केशिका गुच्छ की स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे। इसके भी नोट्स बनाने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वृक्क नलिका या नेफ्रॉन की संरचना में हम इसके पहले भाग का अध्ययन कर रहे हैं, जिसे मेलपीगी काय कहते हैं। मेलपीगी काय या मेलपीगियन बॉडी के नाम से उसे जाना जाता है। इसमें बॉमेन संपुट की स्टडी हम कर चुके हैं। अब इसी का सेकंड भाग ग्लोमेरुलस या केशिका गुच्छ होता है, उसकी हमें स्टडी करनी है। यानी जो मेलपीगी काय है उसका निर्माण बॉमेन संपुट और ग्लोमेरुलस या केशिका गुच्छ से होता है, जिनमें से हम बॉमेन संपुट या बॉमेन कैप्सूल के बारे में पढ़ चुके हैं। अब ग्लोमेरुलस या केशिका गुच्छ के बारे में हमें आगे पढ़ना है। तो देखो, ग्लोमेरुलस या केशिका गुच्छ फर्स्ट तो पॉइंट ये है, बॉमेन संपुट की गुहा में स्थित होता है। ये बॉमेन संपुट दिखाई दे रहा है प्याले के समान, इसके अंदर जो खाली जगह है उसमें ग्लोमेरुलस या केशिका गुच्छ पाया जाएगा। तो पोजीशन इसकी है, बॉमेन संपुट जो प्याले के समान संरचना है उसके रिक्त स्थान में या गुहा में ये पाया जाता है। सेकंड, अभिवाही धमनिका इसमें रुधिर लाती है और अपवाही धमनिका रुधिर को बाहर ले जाती है। दो तरह की धमनिकाएं पढ़ी थी हमने, आने वाली या रुधिर को लाने वाली धमनिका को बोलते हैं अभिवाही धमनिका, और बाहर से बाहर जाने वाली और रुधिर को बाहर ले जाने वाली धमनिका को बोला जाता है अपवाही धमनिका। तो अभिवाही धमनिका इसके अंदर रुधिर लाएगी और अपवाही इसमें से रुधिर को बाहर ले जाने का कार्य करेगी। अभिवाही लेकर आती है ब्लड को, अपवाही इसमें से ब्लड को बाहर लेकर जाएगी। अभिवाही धमनिका जो है इसके अंदर इस प्याले के समान संरचना में
लगभग 50 ब्रांचेज में विभाजित होती है। बहुत सारी ब्रांच इस अभिवाही धमनिका के द्वारा अंदर की तरफ बनाई जाती है, लगभग 50 शाखाओं में विभाजित होगी और इन शाखाओं से ही ग्लोमेरुलस या केशिका गुच्छ का निर्माण होता है। नाम के अंदर ये केशिका गुच्छ यानी बहुत सारी जो रुधिर केशिकाएं हैं उनका ये गुच्छा है। अभिवाही धमनिका आई ऊपर से, इस तरह से अभिवाही धमनिका आई है, नीचे की तरफ आकर बहुत सारी ब्रांच के अंदर ये डिवाइड हो जाती है और ये सब ब्रांच जो है केशिकाएं हैं। सबसे पतली जो रुधिर नलिकाएं हैं, केशिकाओं का गुच्छा बन रहा है, इसलिए इस संरचना को क्या नाम दिया गया है? केशिका गुच्छ। केशिकाओं का एक गुच्छा बन जाता है, इस धमनिका की शाखाओं में विभाजित होने से गुच्छा बन जाएगा जिसे केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अभिवाही धमनिका का जो व्यास है वह अपवाही धमनिका की तुलना में अधिक होता है। ये जो धमनिका अंदर आ रही है अभिवाही, ये अंदर आई, अंदर आकर बहुत सारी ब्रांच में विभाजित हुई और उसके बाद बाहर निकल गई, तो ये अभिवाही है। ये वाली धमनिका है अपवाही। तो अभिवाही धमनिका का व्यास इसकी तुलना में ज्यादा पाया जाता है। अपवाही धमनिका का व्यास कम होगा जबकि अभिवाही धमनिका का व्यास ज्यादा होता है। अभिवाही धमनिका ज्यादा चौड़ी होती है जबकि अपवाही धमनिका कम चौड़ी होती है। फिर केशिकाओं की भित्ति एंडोथेलियम से बनी होती है। जब हमने रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था तो उसमें हमने पढ़ा था केशिका सबसे पतली रुधिर वाहिकाएं होती है और इनकी भित्ति केवल एक स्तर की बनी होती है जिसे हम एंडोथेलियम कहते हैं। यानी केशिका सबसे पतली रुधिर नलिकाएं हैं और इनकी भित्ति का निर्माण केवल एक स्तर से होता है। उस स्तर को क्या बोला जाता है? एंडोथेलियम। जैसे धमनी के अंदर 3 स्तर मिलते हैं, बाह्य स्तर, मध्य स्तर, अंतः स्तर, लेकिन इसके अंदर जो केशिका उसके अंदर केवल एक लेयर मिलेगा, एक परत या एक स्तर मिलेगी, एंडोथेलियम। तो केशिकाओं की भित्ति एंडोथेलियम या से बनी हुई है जिसमें 500 से 1000 एंगस्ट्रॉम व्यास के रंध्र उपस्थित होते हैं। जैसे एक केशिका है, केवल एक सिंगल लेयर एंडोथेलियम से बनी हुई है और इसी के अंदर अनेक छिद्र पाए जाते हैं। इस तरह के छिद्र इसके अंदर उपस्थित होंगे। इनका व्यास कितना होता है छिद्रों का? 500 से लेकर 1000 एंगस्ट्रॉम इनका व्यास पाया जाएगा। और ये छिद्र क्यों पाए जा रहे हैं? क्योंकि इन छिद्रों की सहायता से ही रक्त को फिर नीचे भेजने का कार्य किया जाएगा जिससे कि ब्लड को छाना जा सके और उसमें से मूत्र का निर्माण किया जा सके। इसलिए ये छिद्र इसके अंदर पाए जाते हैं जिनका व्यास 500 से लेकर 1000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। इसके बाद जो ग्लोमेरुलस में जो ब्लड आया है वो छनता है, छन के नीचे वोमेन संपुट में ग्रीवा में जाकर समीपस्थ कुंडलिक नलिका में जाता है। तो इसको छानने के लिए जो स्तर काम में आता है उसको हम बोलते हैं निस्यंदन स्तर। ब्लड को छानने में जो स्तर काम में आएगा उसे बोला जाता है निस्यंदन स्तर। निस्यंदन स्तर का निर्माण 3 प्रकार की संरचनाओं से होता है। पहली संरचना तो है रुधिर केशिकाओं की एंडोथेलियम। ये रुधिर केशिकाएं जो है इनकी एंडोथेलियम। सेकंड संरचना है जो वोमेन संपुट है, ये वोमेन संपुट है, इसमें जो एपिथेलियम पाया जाएगा, इसकी जो लेयर होगी एपिथेलियम वो। और तीसरा होता है इन दोनों के बीच पाई जाने वाली ग्लोमेरुलस की आधारीय झिल्ली। यानी ये तीनों किस प्रकार की स्ट्रक्चर है? ये तो हो गई केशिका की एंडोथेलियम जिसमें छिद्र मिल रहे हैं। इसके बाद इसके नीचे ग्लोमेरुलस की आधारीय झिल्ली मिलेगी और ग्लोमेरुलस की आधारीय झिल्ली के नीचे जो वोमेन संपुट है उसकी एपिथेलियम पाई जाती है। तो इन 3 स्तरों से रुधिर को छाना जाता है जिसे हम निस्यंदन स्तर कहते हैं। पहला वाला स्तर कौन सा है? केशिका की एंडोथेलियम। दूसरा वाला स्तर ग्लोमेरुलस की आधारीय झिल्ली, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। तीसरा स्तर वोमेन संपुट की एपिथेलियम। ये तीनों स्तर मिलकर निस्यंदन स्तर बनाते हैं और इनके माध्यम से रक्त को छानकर नीचे की ओर भेजा जाता है। इन निस्यंदन स्तर में से ब्लड छनेगा और
ब्लड को छानकर बॉमेन संपुट से होते हुए ग्रीवा भाग से समीपस्थ कुंडलित नलिका में भेजा जाता है। तो इस हमारा फर्स्ट पार्ट था ग्लोमेरुलस और बॉमेन संपुट से मिलकर जिसका निर्माण होता है, जिसे हम मेलपीगी काय कहते हैं। प्याले समान संरचना है, बॉमेन संपुट है। इस प्याले समान संरचना के अंदर केशिकाओं का गुच्छ पाया जा रहा है। अभी वही धमनी का 50 शाखाओं में बंटकर इस ग्लोमेरुलस को बनाती है। थर्ड, केशिकाओं की भित्ति हमें पता है एंडोथेलियम से बनी है। दूसरा जो बॉमेन संपुट है उसके एपिथेलियम। तीसरा, इन दोनों के बीच जो बेसमेंट मेम्ब्रेन या आधारीय झिल्ली पाई जा रही है, ये सब मिलकर निषेधन स्तर का निर्माण करेंगे, जिसके द्वारा ब्लड को छानकर नीचे के भागों में समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेनले लूप, दूरस्थ कुंडलित नलिका में भेजा जाता है। इसके बाद सेकंड पार्ट है नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर का, ग्रीवा। ये जो पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, ये सेकंड भाग होता है इसकी स्ट्रक्चर का, जिसे ग्रीवा कहा जाता है। अब ग्रीवा क्या है? बॉमेन संपुट के पीछे उपस्थित छोटी नलिका। बॉमेन संपुट है ये वाला हिस्सा, इसके पीछे उपस्थित छोटी जो नलिका है, इस नलिका को ही ग्रीवा के नाम से जाना जाता है। और ग्रीवा की भित्ति रोमावी उपकला से बनी होती है। रोमावी उपकला का मतलब क्या है? जो ग्रीवा है, ये ग्रीवा की भित्ति है, तो इस पर इस तरह के रोम पाए जाते हैं, इसे बोलते हैं रोमावी उपकला से ये बनी हुई होती है। तो ग्रीवा की भित्ति जो है, अंदर की तरफ बाहर की तरफ रोम उपस्थित होंगे, जिससे कि ये रक्त का अवशोषण कर सके। आगे जब प्रोसेस चलती है मूत्र निर्माण की, तो उसके अंदर ये अपना कार्य कर पाए। तो बस एक सिंपल सा है कि एक जो मेलपीगी काय स्ट्रक्चर है या बॉमेन संपुट स्ट्रक्चर है, उसके नीचे एक छोटी पतली नली पाई जाती है, छोटी नलिका होती है, जिसकी भित्ति रोमावी उपकला से बनी होती है, जिसे हम ग्रीवा कहते हैं। फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इसमें समीपस्थ कुंडलित नलिका, ये वाली स्ट्रक्चर थर्ड नंबर की इसकी स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन की समीपस्थ कुंडलित नलिका। शॉर्ट में पीसीटी बोलते हैं, क्योंकि इंग्लिश में समीपस्थ कुंडलित नलिका को प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहा जाता है। प्रॉक्सिमल का मतलब है समीपस्थ, कॉन्वोल्यूटेड मुड़ी हुई ट्यूब्यूल नलिका। समीपस्थ इसलिए बोला है क्योंकि ये बॉमेन संपुट के पास में है, ये दूर है इसलिए इसको बोल दिया दूरस्थ कुंडलित नलिका। तो शॉर्ट फॉर्म इसकी पीसीटी है। ग्रीवा के पीछे उपस्थित लंबी और कुंडलित नलिका, ये ग्रीवा दिख रही है, ग्रीवा के पीछे उपस्थित लंबी और कैसी नलिका है? कुंडलित नलिका है। घनाकार उपकला का आवरण। अब ये जो समीपस्थ कुंडलित नलिका है, इस पर घन के आकार की कोशिकाओं का आवरण मिलता है, या फिर हम ये बोल सकते हैं समीपस्थ उपकला पर घनाकार उपकला का आवरण पाया जाता है। इस उपकला का निर्माण घन के आकार की कोशिकाओं से होगा। आंतरिक किनारों पर अनेक सूक्ष्मांकुर उपस्थित जो ब्रश बॉर्डर बनाते हैं। समीपस्थ कुंडलित नलिका है, इस तरह की कुंडलित नलिका है, इसके आंतरिक किनारों पर इस तरह बहुत सारे सूक्ष्मांकुर पाए जाएंगे, और ये सूक्ष्मांकुर बहुत सारे सूक्ष्मांकुर होते हैं तो ब्रश के लाइक की स्ट्रक्चर दिखती है। तो ये सूक्ष्मांकुर आपस में मिलकर क्या बना देते हैं? ब्रश बॉर्डर। और ये सूक्ष्मांकुर या ब्रश बॉर्डर अवशोषण में सहायक होते हैं। रक्त से जब पदार्थों को अवशोषित किया जाएगा तो उस क्रिया के अंदर ये जो सूक्ष्मांकुर या ब्रश बॉर्डर है ये सहायक होंगे, यानी अवशोषण की क्रिया में ये सहायक होते हैं। मूत्र निर्माण की क्रियाविधि में हम पढ़ेंगे, अधिकांश अवशोषण का कार्य समीपस्थ कुंडलित नलिका में होता है। तो वहां पर जो पदार्थों का अवशोषण होगा, उन पदार्थों को अवशोषित करने में ये सूक्ष्मांकुर और ब्रश बॉर्डर सहायक होते हैं। इनके अंदर समीपस्थ कुंडलित नलिका की जो कोशिकाएं हैं, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्यों अधिक पाई जा रही है? क्योंकि जब पदार्थों का अवशोषण होगा तो कुछ पदार्थों का सक्रिय अवशोषण होता है, कुछ का निष्क्रिय अवशोषण होता है। और सक्रिय अवशोषण जब होगा तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उस ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समीपस्थ कुंडलित नलिका की कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अत्यधिक पाई जाती है, जिससे ये ऊर्जा उत्पन्न कर सके माइटोकॉन्ड्रिया, और सक्रिय अवशोषण के द्वारा पदार्थों को अवशोषित किया जा सके। फोर्थ, फिल्ट्रेट के 2/3 भाग का ये पुनः अवशोषण कर लेते हैं। अब फिल्ट्रेट क्या है?
ऊपर से जो रक्त आया ग्लोमेरुलस से छनता हुआ इसके अंदर आएगा, तो ग्लोमेरुलस से छना हुआ जो भाग है रुधिर का उसे हम बोलते हैं फिल्ट्रेट। ग्लोमेरुलस से जिसको छाना गया है, रक्त के जिस भाग को छाना गया है उसे फिल्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। तो यह फिल्ट्रेट के 2/3 भाग का पुनः अवशोषण कर लेती है, यानी लगभग हमारे शरीर में 180 लीटर फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन होता है, यानी एक दिन में 180 लीटर फिल्ट्रेट बनता है। और 180 लीटर के 2/3 भाग यानी लगभग 120 लीटर, 2/3 180 लीटर है, तो इसका 2/3 भाग हो गया 120 लीटर। 120 लीटर जो है उसका अवशोषण इसके द्वारा कर लिया जाता है, यानी कि पानी का अवशोषण ज्यादा मात्रा में इसके द्वारा किया जाएगा। सिंपल सा याद रखना है, अधिकांश जो भाग है उसका अवशोषण इस समीपस्थ कुंडलित नलिका या पीसीटी के द्वारा किया जाएगा। जब मूत्र निर्माण की क्रियाविधि होती है तो उसमें सर्वाधिक अवशोषण का कार्य पीसीटी के द्वारा किया जाता है, और फिल्ट्रेट जो बन रहा है उसके लगभग 2/3 भाग को ये, या फिर हम ये बोल सकते हैं लगभग 90% भाग को ये पुनः अवशोषित कर लेती है। तो ये 3 स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा है। पहला मेलपीगी का है, दूसरा ग्रीवा, तीसरा होता है समीपस्थ कुंडलित नलिका। इसके भी नोट्स बनाने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वृक्क नलिका या नेफ्रॉन में 3 भागों की स्टडी हम कर चुके हैं। मेलपीगी का है, ग्रीवा, तीसरा भाग था समीपस्थ कुंडलित नलिका। अब इसका 4th पार्ट जिसे हम हेनले लूप कहते हैं उसकी हमें स्टडी करनी है। तो हेनले लूप है क्या? बेसिकली जो समीपस्थ कुंडलित नलिका है वो नीचे की ओर जाकर, ये समीपस्थ कुंडलित नलिका है, नीचे की ओर जाकर एक यू आकृति की संरचना बनाती है, या हेयर पिन बोला जाता है, बालों में लगाने की पिन जो होती है इस तरह की, तो हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, उसे ही क्या कहा जाता है? हेनले लूप। 2 तरह की भुजाएं इसमें होती है, अवरोही और आरोही भुजा। जो भुजा समीपस्थ कुंडलित नलिका से जुड़ी होगी अवरोही भुजा, जो दूरस्थ कुंडलित नलिका से जुड़ी होगी उसे कौन सी भुजा बोला जाता है? आरोही भुजा। अवरोही भुजा सल्की उपकला से आवृत होती है। ये जो भुजा दिखाई दे रही है इसके ऊपर सल्की उपकला का आवरण पाया जाएगा, सल्क पाए जाते हैं इनके ऊपर, जो एपिथेलियम का आवरण पाया जा रहा है उस पर सल्क पाए जाएंगे, छोटे छोटे रोम जैसी संरचना मिलेगी। आरोही भुजा घनाकार उपकला द्वारा आवृत होती है। ये वाली जो भुजा है इसे आरोही भुजा कहते हैं, यह घनाकार उपकला द्वारा आवृत होती है। तो ये 4th पार्ट है हेनले लूप, पीसीटी के पीछे स्थित होता है। पीसीटी का मतलब समीपस्थ कुंडलित नलिका के पीछे पाया जा रहा है। 2 भुजाओं में विभेदित होता है, अवरोही भुजा और आरोही भुजा। अवरोही भुजा पीसीटी इसमें खुलती है, ये पीसीटी है, ये इस अवरोही भुजा के अंदर खुल रही है, तथा यह सल्की उपकला से आवृत होती है, यानी जो एपिथेलियम का आवरण इस पर मिलेगा उस पर सल्क या फिर स्केल्स पाए जाते हैं। आरोही भुजा ये वाली भुजा है, डीसीटी इसमें खुलती है, ये दूरस्थ कुंडलित नलिका इसके अंदर खुलेगी, यह घनाकार उपकला द्वारा आवृत होता है। इसके ऊपर जो एपिथेलियम मिलेगी उसमें घन के आकार की कोशिकाएं मिलती है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है 5th दूरस्थ कुंडलित नलिका, ये वाली स्ट्रक्चर जिसे हम डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल भी कहते हैं, और शॉर्ट में इसे बोला जाता है डीसीटी। शॉर्ट में इसे डीसीटी के नाम से जाना जाता है। अब जो ये डीसीटी है, वृक्क के अंदर हमने भाग पढ़े थे। एक भाग होता है बलकुट, बाहरी भाग, कॉर्टेक्स भी इसको बोलते हैं, दूसरा होता है मेडुला या मध्यांश। तो डीसीटी वृक्क के बलकुट भाग या कॉर्टेक्स भाग में स्थित होती है। इस तरह की हमने स्ट्रक्चर बनाई थी किडनी की, उसमें बाहर वाला भाग जो था इस तरह का वो था बलकुट,
और अंदर इस तरह के पिरामिड बन रहे थे जिसको हमने बोला था मेडुलरी पिरामिड। तो ये जो डीसीटी पाई जाएगी इस भाग के अंदर उपस्थित होगी, जो डॉट डॉट ये वाला भाग दिखाई दे रहा है बलकुट भाग, इसमें स्थित होगी। घनाकार उपकला द्वारा आवृत होती है। इसके ऊपर जो उपकला है उसमें घन के आकार की कोशिकाएं पाई जाती है। तीसरी विशेषता, सूक्ष्मांकुर अनुपस्थित होते हैं। पीसीटी के अंदर हमने पढ़ा था सूक्ष्मांकुर पाए जा रहे हैं जो ब्रश बॉर्डर स्ट्रक्चर बनाते हैं, लेकिन डीसीटी में उस प्रकार के सूक्ष्मांकुर नहीं पाए जाते हैं। तो ये तीन विशेषताएं दूरस्थ कुंडलित नलिका या डीसीटी की है। इसके बाद इसका लास्ट भाग है संग्रह नलिका। डीसीटी संग्रह नलिका में खुलती है। ये डीसीटी है, इसकी ओपनिंग किसके अंदर हो रही है? संग्रह नलिका, जो इसका लास्ट भाग कहलाता है, 6 पार्ट इसका। एक संग्रह नलिका में अनेक डीसीटी खुलती है। अब एक संग्रह नलिका के अंदर अनेक डीसीटी खुलेगी। जैसे ये ओपनिंग इसकी पाई जा रही है, इसमें और डीसीटी आकर खुल जाएगी, इसके अंदर और डीसीटी आकर खुल जाती है। यानी एक संग्रह नलिका में अनेक डीसीटी जुड़ी हुई होती है तथा अनेक संग्रह नलिकाएं मिलकर प्रमुख संग्रह नलिका बनाती है। अब ये जो संग्रह नलिकाएं आपस में मिल जाएगी, एक मोटी संग्रह नलिका का निर्माण करेगी। उस मोटी संग्रह नलिका या प्रमुख संग्रह नलिका को बेलिनाइकी वाहिनी कहते हैं या डक्ट ऑफ बेलिनाई के नाम से इसे जाना जाता है। जैसे एक संग्रह नलिका है और जो नेफ्रॉन है उनकी संग्रह नलिका इसमें आकर जुड़ेगी और इनके मिलने से जो मोटी संग्रह नलिका प्रमुख संग्रह नलिका बनती है उसे बेलिनाइकी वाहिनी के नाम से जाना जाता है। ये बेलिनाइकी वाहिनी वृक्क के पेल्विस भाग में खुलती है। ये वृक्क का चौड़ा जो कीपनुमा भाग है, इस तरह का मूत्र नलिका का जो चौड़ा कीपनुमा भाग होता है, इसको बोला जाता है पेल्विस। तो इस पेल्विस भाग के अंदर ये बेलिनाइकी वाहिनी आकर खुल जाती है, जिससे मूत्र जो है वो इस पेल्विस भाग के अंदर आकर इकट्ठा होगा और फिर मूत्र वाहिनी द्वारा नीचे की ओर गमन करेगा या गति करेगा। ग्रंथिल उपकला द्वारा आवृत, और जो बेलिनाइकी वाहिनी है या संग्रह नलिकाएं हैं, इनके ऊपर जो उपकला का आवरण मिलेगा, ये जो एपिथेलियम दिख रही है, ये ग्रंथिल एपिथेलियम होती है। ग्रंथिल का मतलब है जिसके अंदर स्त्रवण करने की क्षमता पाई जाती है। संग्रह नलिका मेडुलरी पिरामिड में स्थित। संग्रह नलिका ये जो हमें मेडुलरी पिरामिड दिख रहे हैं इनके अंदर होगी। जैसे मेडुलरी पिरामिड को हम बड़ा करके देखें इस तरह का, ये नेफ्रॉन इसके अंदर पाया जा रहा है, तो इसकी जो संग्रह नलिका वाला भाग है इस मेडुलरी पिरामिड के अंदर, ये संग्रह नलिका वाला भाग पाया जाता है। संग्रह नलिका है नीचे इस पिरामिड में से फिर ये बेलिनाइकी वाहिनी बनेगी। बेलिनाइकी वाहिनियां मिलकर, सब बेलिनाइकी वाहिनियां मिलकर किस भाग में खुल जाती है? पेल्विस वाले भाग के अंदर ओपन हो जाती है। तो ये हमारी वृक्क नलिका या नेफ्रॉन की सूक्ष्म संरचना थी। यानी वृक्क के अंदर जो संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई पाई जा रही है उसका नाम है वृक्क नलिका या नेफ्रॉन। अब डायग्राम के थ्रू हम 6 संरचनाओं का एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। सबसे पहली संरचना है इसकी मेलपिगिका है। किस किस से बनी हुई है? ग्लोमेरुलस और बॉमेन संपुट। बॉमेन संपुट एक प्याले के समान संरचना है, दिख रहा है, प्याले के समान एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसके अंदर ग्लोमेरुलस स्थित होता है। सेकंड, ग्लोमेरुलस स्ट्रक्चर जिसे हम केशिका गुच्छ भी बोलते हैं, जो वृक्क धमनी है उसकी शाखा अभिवाही धमनी का आती है बॉमेन संपुट के अंदर, और यहाँ पर बहुत सारी शाखाओं में विभाजित होकर केशिकाओं का एक गुच्छा बना देती है, उसे ही केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस बोला जाता है। अभिवाही धमनी का अंदर आएगी, वह शाखाओं में विभाजित हुई, इसको बना दिया, और अपवाही धमनी का, अभिवाही धमनी का इसमें रक्त लाती है, अपवाही धमनी का इससे रक्त को बाहर लेकर जाती है। तो ये स्ट्रक्चर ग्लोमेरुलस या केशिका गुच्छ कहलाती है। काम क्या है इसका? ब्लड को छानकर, जो ब्लड के आरबीसी और प्रोटीन को छोड़कर बाकी सारे भागों को ये छान देती है और नीचे बॉमेन संपुट में डालती है। जो फिर ये जो भाग ये डालती है छानकर, उसे हम फिल्ट्रेट कहते हैं। 3 तरह के स्तर पाए जाते हैं छानने के लिए। एक तो जो ये केशिकाएं पाई जा रही है इनकी एपिथेलियम,
दूसरी बॉमेन संपुट की केशिकाओं की एंडोथेलियम, बॉमेन संपुट की एपिथेलियम और ग्लोमेरुलस की आधारीय झिल्ली, ये तीनों मिलकर एक निस्यंदन स्तर बनाते हैं जिसके द्वारा ब्लड को छाना जाता है। ये फर्स्ट पार्ट है। ग्लोमेरुलस और बॉमेन संपुट आपस में मिलकर मैलपीगी काय कहलाते हैं। ये जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है। सेकंड पार्ट है इसका ग्रीवा। बॉमेन संपुट के नीचे एक पतली सी नलिका पाई जाती है जो दूरस्थ समीपस्थ कुंडलित नलिका से जुड़ी हुई होगी, उसे हम ग्रीवा कहते हैं। तीसरा पार्ट है समीपस्थ कुंडलित नलिका। जो ग्रीवा वाला भाग है नीचे एक मुड़ी हुई नलिका के रूप में खुलता है, मुड़ी हुई नलिका से जुड़ा रहता है, जिसे समीपस्थ कुंडलित नलिका, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या पीसीटी कहते हैं। इसके बाद चौथा पार्ट है हेनले का लूप। हेनले का लूप क्या होता है? समीपस्थ कुंडलित नलिका नीचे की ओर जाकर हेयर पिन के आकार की या यू आकार की संरचना बनाती है। इसके वे दो भागों में विभाजित करते हैं। नीचे की ओर जो भुजा जा रही है अवरोही, ऊपर जो भुजा जा रही है आरोही। अवरोही भुजा समीपस्थ कुंडलित नलिका से जुड़ी रहेगी, आरोही भुजा दूरस्थ कुंडलित नलिका से जुड़ी हुई पाई जाती है और ये दोनों मिलकर हेनले का लूप बनाते हैं। पांचवा पार्ट है दूरस्थ कुंडलित नलिका। दूरस्थ कुंडलित नलिका इस वाले भाग से दूर स्थित है, इसलिए इसको ये दूरस्थ कुंडलित नलिका नाम दिया है। शॉर्ट में इसे हम डीसीटी कहते हैं। घनाकार उपकला द्वारा आश्रित होती है, वृक्क के बलकुट भाग में स्थित होगी। इसी में जो आरोही भुजा है वह इसी के अंदर आकर खुलती है। फिर नेक्स्ट पार्ट है हमारा संग्रह नलिका। ये बहुत सारी दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं संग्रह नलिकाओं के अंदर आकर खुलती है। संग्रह नलिकाएं बहुत सारी आपस में मिलकर एक मुख्य संग्रह नलिका बनाती है, जिसे बेलिनाई की वाहिनी कहेंगे। बेलिनाई की वाहिनी किडनी के पेल्विस भाग के अंदर आकर खुलेगी, जहां से मूत्र वाहिनी के द्वारा मूत्र मूत्राशय के अंदर जाता है। तो इसे वृक्क नलिका नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर कहते हैं। अब यहाँ इनके अलावा एक और स्ट्रक्चर हमने बना रखी है, बासा रेक्टा। बासा रेक्टा क्या होता है? जो अपवाही धमनिका है जो इसमें से निकली है वो ब्रांचेज में विभाजित होती है और हेनले लूप के साइड साइड से गुजरती है। क्यों गुजर रही है? क्योंकि जब हेनले लूप में फिल्ट्रेट आएगा तो फिल्ट्रेट से पदार्थों को अवशोषित करना हो या फिल्ट्रेट में पदार्थों का स्त्रवण करना हो तो उन क्रियाओं के अंदर ये केशिकाएं सहायता करती है। यानी जो अपवाही धमनिका है उसकी बहुत सारी ब्रांच है जो हेनले लूप के साइड में, पूरा हेनले लूप जहाँ है वहां पर फैली हुई है। हेनले लूप से पदार्थों के अवशोषण में और उसमें पदार्थों के स्त्रवण में ये संरचना सहायक होती है, जिसे बासा रेक्टा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ हमारी वृक्क नलिका या नेफ्रॉन की संरचना समाप्त होती है। इसके नोट्स बनाने के लिए भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। किसी को भी वृक्क नलिका या नेफ्रॉन की संरचना के अंदर यदि कोई डाउट हो तो वो कमेंट्स में उन डाउट को क्लियर कर सकता है। कमेंट में लिखकर उस डाउट को कमेंट में लिख दे, जिससे उसका क्लियरिफिकेशन किया जा सके। इसके बाद नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम मूत्र निर्माण की क्रियाविधि का अध्ययन करेंगे कि ये जो नेफ्रॉन है या किडनी है उसके अंदर मूत्र निर्माण किस प्रकार से संपन्न होता है।